अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है उर्दू नस्र का पस मंज़र। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो उर्दू नस्र है वो किस तरीके से उसने फ़रोग़ पाया और कैसे अपनी जो इब्तिदा से जो है वो मुख्तलिफ़ मनाज़िलें तय कर कर आगे इस मकाम तक पहुँचती है। तो ये जानना ज़रूरी है कहीं न कहीं हमको कि जो उर्दू ज़बान की जो बुनियाद है, और देखिए बज़ाहिर है तो सभी जानते हैं कि कोई भी जो ज़बान है उसमें अ, मेनली जो बाँटा जाता है वो 2 ही उसकी अक़साम होती हैं, एक तो शीरी और एक होता है नसरी। दोनों में ही फ़रोग़ के जो है मराहिल वो कहीं न कहीं अलग-अलग होते हैं। वैसे उर्दू ज़बान की जो बुनियाद मानी जाती है वो शुमाली हिंद उसको माना जाता है कि बुनियाद वहाँ रखी गई, लेकिन जो उसको फ़रोग़ मिला वो कहीं न कहीं दक्कन में मिला और दक्कन के बाद जो बाकी अपनी जो इर्तिक़ा की मनाज़िल हैं वो तय कर कर शुमाल पहुँचती है। फिर शुमाल में और ये ज़ुबान तरक्की करती है, तो पहले शुमाल फिर दक्कन फिर वापस शुमाल जाती है। ये कुछ इसका सफ़र रहा। तो चलिए आज का जो हमारा मौज़ू है उसको शुरू करते हैं कि शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का बाकायदा जो ज़हूर है वो 18वीं सदी के अव्वलैन में हुआ। उसकी बुनियादी वजह शुमाली हिंद में फ़ारसी ज़बान की हाकिमियत थी। इस ज़माने के बेशतर मुसन्निफ़ीन फ़ारसी में अपनी तसानीफ़ात पेश करते थे ताकि हुक्मरां जमात के सामने सुरख़ुरूई हासिल कर सकें। उसके बरक्स दक्कन में ज़्यादातर हुक्मरान की ज़बान उर्दू थी। यही वजह है कि वहाँ के बादशाहों ने उर्दू के शायरों और अदीबों की भरपूर सरपरस्ती की, जिसके नतीजे में वहाँ उर्दू अदब का एक बड़ा ज़ख़ीरा शुमाली हिंद से बहुत पहले वजूद में आ गया था। शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की सूरत हाल को समझने के लिए पस मंज़र के तौर पर दक्कन के उन मुसन्निफ़ीन का मुताला बेहद ज़रूरी है जो बहमनी सल्तनत के क़याम से लेकर 17वीं सदी के आखिर तक वजूद में आए और अपने ख़यालात के इज़हार के लिए उर्दू नस्र को इस्तेमाल किया। तो 1312 में जो है फ़तह दक्कन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने हसन बहमनी को दक्कन का अमीर मुतय्यन कर दिया था, लेकिन बहुत जल्द ही उसने हुकूमत से बगावत करके 1347 में सल्तनत कायम कर ली और दक्कन में ये पहली खुद मुख्तार यानी कि आज़ाद सल्तनत उसने कायम करी, एक रियासत बनाई जो कि तकरीबन 200 बरस यानी कि 1526 तक कायम रही। हसन बहमनी ने बादशाह बनते ही दक्कन के हिंदू बिरादरान को फ़ौज और दरबार के आला ओहदों पर फ़ाइज़ करना शुरू कर दिया। यही सल्तनत की कारोबारी और दफ्तरी ज़बान के लिए फ़ारसी की बजाय उर्दू को राइज किया। इस ज़माने में उसका नाम हिंद भी था। ऐसी सूरत में वो नापुख्ता ज़बान जो चंद बरसों कब्ल शुमाली हिंद से दक्कन पहुंची थी, बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ पाने लगती थी। मतलब बहुत तेज़ी से फ़रोग़ पाने लगी थी। बहमनी सल्तनत के चौथे बादशाह की गफलत और कमज़ोरी से उस सल्तनत पर मुसीबतों के बादल मंडलाने लगे थे और 15वीं सदी के आखिर तक ये सल्तनत टूटकर 5 खुद मुख्तार सल्तनतों में तकसीम हो गई। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले क्या था, जो तुगलक था उन्होंने हसन बहमनी को वहाँ का जो एक तरीके से बोल सकते गवर्नर या वहाँ का जो भी संभालने वाला था, मनसबदार वहाँ का बना दिया और उसके बाद उसने बगावत करी और अपनी खुद की एक रियासत कायम करी जो कि तकरीबन 200 बरस तक रही। और उसके बाद जो चौथे बादशाह आते हैं तो कहीं न कहीं वो थोड़ा कमज़ोर था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो सल्तनत 5 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। उसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें कि गुजरात के बरार में जो है 1487 में इमाद शाही सल्तनत कायम हुई थी और इस सल्तनत को 1572 में अकबर ने फ़तह कर कर अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया था और उसी साल बेदीर में बदीर शाही सल्तनत कायम हुई। ये सल्तनत बीजापुर के कस्बे में चली गई थी और 1490 में अहमद नगर में निज़ाम शाही सल्तनत कायम हुई। ये सल्तनत 1633 में मुगलिया सल्तनत में शामिल हो गई थी। बहमनी सल्तनत का एक सूबा बीजापुर था। उसके गवर्नर यूसुफ आदिल शाह थे। उन्होंने मोहम्मद शाह की गफलत का फ़ायदा उठाते हुए 1490 में आज़ादी का ऐलान कर दिया और बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत कायम की। उसके बाद 1686 में शहंशाह औरंगज़ेब ने बीजापुर की सल्तनत पर कब्ज़ा कर कर उसे अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लिया। तो बहमनी सल्तनत का एक सूबा गोलकुंडा था जो कि कुतुब शाही बादशाहों का पाया तख्त था। कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए कुली कुतुब शाह ने
1512 میں آزادی کا اعلان کر کے گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت قائم کی اور تقریباً 150 برس سے زیادہ یہ سلطنت قائم رہی، جو کہ 1687 میں اورنگزیب کے ہاتھوں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنی۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پہلے بول سکتے ہیں کہ ریاست قائم کری تھی حسن بہمنی نے، پھر وہ 5 مختلف جو ریاستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس میں بدیر شاہی، پھر اماد شاہی، نظام شاہی، عادل شاہی اور آخر میں قطب شاہی سلطنت قائم ہوئی۔ لیکن اردو کے فروغ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں عادل شاہی اور جو قطب شاہی جو سلطنت تھی، یعنی کہ جو بعد والی تھی، انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اسی میں ہی اب ہم دیکھیں گے کہ سلاطین بہمنی نے اردو کو دفتری زبان بنایا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کا شیرازہ بکھرنے کے بعد مذکورہ والا جو سلطنتوں کے بعض سلاطین نے اردو کی جگہ فارسی کو رائج کیا تو بعض نے اردو کو ترجیح دی۔ مثلاً عادل شاہی سلطنت نے پہلے اور دوسرے بادشاہوں نے اردو کی جگہ فارسی کو رائج کیا اور تقریباً 50 سال تک دفتر پر فارسی کی حکومت رہی۔ البتہ ابراہیم عادل شاہ اول نے حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے فارسی کی جگہ اردو کو جو ہے درباری زبان قرار دیا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ اول کے چانسلر علی عادل شاہ نے پھر فارسی کو ترجیح دی، لیکن اس کے چانسلر ابراہیم عادل شاہ ثانی نے اردو کو فارسی کے تخت پر بیٹھا دیا۔ اسی طرح شاہانہ گولکنڈہ بھی اردو کے بڑے قدرداں تھے۔ اس سلطنت کے 3 بادشاہ تو باقاعدہ اردو کے شاعر تھے۔ اس دور میں نثر کی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ 14ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی کے آخر تک تقریباً 400 سال کے عرصے میں اردو زبان کو مذکورہ بالا حکمرانوں کی کم و بیش سرپرستی حاصل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس درمیان میں اردو زبان کو دکن میں بڑی تیزی سے فروغ ملنا شروع ہو گیا تھا۔ شعراء کی تعداد میں روز اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی نثر میں بھی رسالے اور کتابیں پیش کی جا رہی تھیں۔ اس حوالے سے شیخ الدین علاگن جلوم، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، عبداللہ حسینی، شاہ میراجی شمس الاشاق، برہان الدین جانم، امین الدین اعلیٰ شاہ میراجی خدانما، مولانا عبداللہ اور ملا وجہی اور میراجی یعقوب جیسی شخصیات کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اس زمانے میں اپنے خیالات کو نظم کے ساتھ ساتھ نثر میں پیش کیا۔ تو یہ کچھ نثر نگاروں کے نام ہیں جنہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی کام کیا، اور اس طریقے سے جو ہے اردو نثر کو فروغ ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلی جو کڑی میں جوڑنا چاہوں گی، شروع کرتے ہیں وہاں سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے، جو کہ بہمنی سلطنت کے 8ویں بادشاہ فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں گلبرگ آئے، اور مراج العاشقین، شکار نامی اور تلاوت الوجود جیسی کتابیں انہی سے منسوب ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پوتے عبداللہ حسینی نے نشاط العشق کا دکنی میں ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کی۔ شاہ میراجی شمس الاشاق نے اپنے متصوفانہ خیالات نظم اور نثر دونوں میں پیش کیے۔ مثلاً اگر انہوں نے خوشنامہ اور خوش مغز جیسی مثنویہ اور شہادت الحقیقت جیسی طویل نظم پیش کی، تو سیر مرغوب القلوب، جلترنگ اور گلباس جیسی نثری کارنامے بھی پیش کیا۔ شاہ میراجی شمس الاشاق کے بیٹے برہان الدین جانم کی کئی شعری تصانیف ملتی ہیں، مثلاً وضعیت الہادی، رموز الواصلین اور بشارۃ الذکر۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی ایک نثری تصنیف کا بھی پتہ چلتا ہے، جس کا نام کلمۃ الحقائق۔ اس کتاب میں برہان الدین جانم نے تصوف کے مسائل کو سوال و جواب کے انداز میں لکھا ہے۔ برہان الدین جانم کے بیٹے امین الدین اعلیٰ نے بھی نظم اور نثر دونوں میں طب آزمائی کی۔ ملا وجہی نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا، جن میں ابراہیم قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ ہیں۔ اس کے بعد کے عہد میں 1635 عیسوی میں سبرس کے عنوان سے ایک کتاب لکھی
जिसे उर्दू की पहली बाकायदा नस्री तस्नीम से ताबीर किया जाता है। उसमें फर्जी किस्से के तौर पर तमसीली अंदाज में तसव्वुफ के रमूज़े निकात बयान किए गए। 17वीं सदी के आखिर तक दक्कन की तमाम रियासतें मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बन गई थी, तो शुमाल और जुनूब के दरमियान जिस नुए का खला था वो ख़त्म हो गया। दक्कन की नस्री तज़ानीफ से शुमाली हिंद के मुसन्निफ़ीन अब बाकायदा आगाह होने लगे थे। ज़बान की सतह पर दोनों खित्तों में यकसानियत पैदा होने लगी थी। नतीजतन शुमाली हिंद के मुसन्निफ़ीन भी उर्दू में तब आज़माई करने लगे थे। तो इस तरीके से हमने आज का जो हमारा मौजू था उस पर बात करी कि किस तरीके से जो है नस्र का आगाज़ होना शुरू हुआ और उसके बाद जो है उर्दू की पहली जो हम कह सकते हैं बाकायदा नस्री किताब है सबरस, वो वजूद में आती है, जो कि मुल्ला वजही ने लिखी थी। और उनके मुतालिक ये बहुत फेमस है कि कौन से ऐसे शायर हैं जिन्होंने कि 4 बादशाहों का दौर देखा था, तो वो मुल्ला वजही है। उम्मीद करते हैं आपको जो हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।